नमस्कार दोस्तों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जो है उसमें सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं, उनके लिए मैं एक और नई क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 9 जनवरी 2020 को फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 5 साइंस के प्रश्न एक बार पुनः हमारे सामने आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी फर्स्ट ग्रेड के जो एस्पिरेंट हैं, वीडियोज़ को देखने के बाद में अपना रिव्यू जो है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि नए विद्यार्थियों को जो है उनको भी पता चले कि किस तरीके का मैटर हम लोग जो है बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप भी सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्नों को सही करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को रजिस्टर कीजिए और हमारे लाइव बैच के साथ जो है अपनी तैयारी को और अच्छा रूप आप दे सकते हैं। साथ ही अपने साथियों के साथ जो है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर आगे जो है भेजने का काम कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा अपने साथियों को कि पुराने पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनके बारे में हमें किस तरीके से जो डिस्कशन करना है। पुराने पेपर जो हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन से हम लोगों को थोड़ा प्रश्नों के कठिनाई स्तर का पता चल जाता है दोस्तों। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने ये पेपर दिया था उनका ये क्वेश्चन, उम्मीद है कि लगभग 100% बच्चों ने जो है इस प्रश्न को सही कर लिया होगा। और अगर जिन्होंने नहीं किया तो उनको सही करना चाहिए, उनको तैयारी बढ़िया तरीके से करने के बाद में इस चीज़ का जो है पता चल ही जाएगा। और बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। प्रश्न है कार्बन के अपर रूप। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो कार्बन है इसके अपर रूप जो होते हैं वो कितने होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, और एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है कि है तो वो कार्बन ही, ठीक है ना, लेकिन उनका जो भौतिक प्रकृति है वो बदल जाती है। दिखने में वो भिन्न भिन्न है, लेकिन आंतरिक जो उनके परमाणु हैं वो निश्चित रूप से क्या माने जाते हैं? कार्बन ही माने जाते हैं। तो जिनकी निश्चित एक क्रिस्टलीय निश्चित ज्यामितीय संरचना हो, वो क्रिस्टल के समान हो, तो वो क्रिस्टलीय है। और जिनकी ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं हो वो कौन से होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय जो अपरूप हैं उनमें हम लोग 3 फेमस अपरूप जो है वो पढ़ा करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं अपने हीरा, दूसरा पढ़ते हैं अपने ग्रेफाइट, और तीसरा जो है वो अपने पढ़ते हैं फुलरिन। ठीक है ना, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। इस तरीके से हम कार्बन के 3 अपरूप जो हैं उनके बारे में स्टडी किया करते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है ना। अक्रिस्टलीय अपरूप में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। लकड़ी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना, कोयला इसमें आ जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं सारे वो इसमें आ जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आदि इसमें और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखो आपके ऑप्शन कौन कौन से आपने देखे? हीरा बिल्कुल है, देखो आपने देखा। ग्रेफाइट भी है, ये रहा। फुलरिन भी ये रहा, लेकिन कौन सा नहीं है? बेंजीन नहीं है दोस्तों। तो बेंजीन क्यों नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बेंजीन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है, वो प्योर कार्बन नहीं है, इट इज हाइड्रोकार्बन, है ना, ये हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि यह कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक है, ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन में भी मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। सक्रिय हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाता है। और इस बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है C6H6। ये बेंजीन का मित्रों फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना। C6H6 बेंजीन का हमारे पास क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है, ठीक है ना। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है, गॉट इट। अब बात करते हैं अपने इसके फॉर्मूले की, ठीक है ना। अगर हम इसके फॉर्मूले को एक संरचनात्मक रूप दे दें तो मैं आपको बता दूं, मुझे इस तरीके से 6 कार्बन जो है उनका एक साइकिल तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। और इन सबके साथ मुझे हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन देना पड़ेगा। और अब देखो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। इस कार्बन की एक, इसके साथ 2 ये है, तो कितनी संयोजकताएं होगी? 3 होगी, एक बाकी है ना। तो जो बाकी संयोजकता है, मान लो मैंने डबल बॉन्ड बना के यहाँ पर पूरी कर दी। अब इस कार्बन के 4 संयोजकताएं पूरी हो चुकी है, इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं पूरी है, इस कार्बन की एक ये संयोजकता है, एक ये है, और एक इस हाइड्रोजन के साथ है।
माने 3 है, एक और बाकी है, तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे। अब देखो इस कार्बन के 2 ये 3 और एक इस हाइड्रोजन के साथ 4 होगी। इस कार्बन की 2, एक 3 और एक 4 होगी। इस कार्बन की 1, 2 और 3 यानी कि एक डबल बॉन्ड यहाँ और बनेगा, तो इसकी भी 4 संयोजकताएं होगी, इसकी भी 4 संयोजकताएं होगी। इसको अपने बोलते हैं क्या? बेंजीन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है ये, इट इज बेंजीन। ठीक है ना? तो बेंजीन इज ए हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन होता है, वो कार्बन का कोई अपर रूप नहीं होता, वो शुद्ध कार्बन नहीं है, उसमें कार्बन के साथ कोई दूसरे तत्व भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और वो भी साइक्लिक रूप में कार्बन को आपस में जोड़कर तैयार किया हुआ एक यौगिक है। जबकि यहाँ पर अगर अपने बात करें तो ये प्योर क्या होते हैं? कार्बन्स होते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को जो है हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से हमें डिस्कस करना चाहिए था। और ये क्वेश्चन देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, हमारे घर का क्वेश्चन है ये, है ना? आजकल तो क्या होते हैं कि हमारे पास है, आपने नोटिस किया होगा कि एलईडी बल्ब आ चुके हैं, है ना? ट्यूबलाइट है, वो भी एलईडी प्रकार की हमारे घरों में हम लोग यूज करते हैं। पुराने टाइम में वो कांच का एक बल्ब आया करता था जिसके ऊपर लिखा होता था 100 वाट। 100 वाट, वाट का मतलब क्या होता है? देखो ये शक्ति का मात्रक होता है। वाट जो है वो किसका मात्रक होता है? शक्ति का। कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं अपने। ठीक है ना? और अगर उसके ऊपर 100 वाट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यह 1 घंटे में ये जो बल्ब है वो 100 वाट बिजली जो है वो खपत करता है। ठीक है ना? एक और मैं आपको बता देता हूँ, विद्युत शक्ति जो है उसका व्यावसायिक मात्रक क्या है? ठीक है ना? विद्युत शक्ति जो है उसका व्यावसायिक मात्रक क्या है? क्योंकि हमारे जो घरों में बिजली के बिल बिल जो आते हैं, ठीक है ना, वो जो बिजली के बिल आते हैं वो यूनिट्स के हिसाब से आते हैं, है ना? तो व्यावसायिक मात्रक जो है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको अपने बोलते हैं किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, किलोवाट प्रति घंटा, ये हमारा व्यावसायिक मात्रक है। इसी किलोवाट प्रति घंटा को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है ना? किलोवाट प्रति घंटा को अपने क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। एक बात है ना, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा याद रखने लायक है और बड़ी साधारण है। ठीक है ना? आप जब भी ऐसे शब्द आप देखें, किलोवाट, अब आप देखो पहला शब्द क्या है? किलो। जब भी आप कभी शब्द देखें किलो, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है ना? और वाट जो है वो क्या है? वो शक्ति का मात्रक है ना? वाट तो शक्ति का मात्रक है ही, तो किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट। और प्रति घंटा माने 1 घंटे में यदि कोई युक्ति, है ना, कोई उपकरण 1000 वाट विद्युत शक्ति अर्थात 1000 वाट एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, तो हम कह देते हैं कि वह 1 यूनिट बिजली जो है उसकी खपत कर चुका है। अब 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट, 1000 वाट अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो 1 यूनिट बिजली का जो हमारा खर्च है वो बन जाता है। ठीक है ना? हम लोग घरों में नॉर्मली इसी तरीके की व्यवस्था क्रम जो है उसको देखा करते हैं। ठीक है? और किलो का अर्थ क्या हो गया? 1000। जिस किसी के आगे किलो शब्द लगता है इसका मतलब वो बड़ी यूनिट है, हमने उसको 1000 में बदल दिया, है ना? किलोमीटर, किलो कैलोरी, किलो वाट। आजकल तो आपने देखा भी होगा, ये अपने यूट्यूब फेसबुक आदि पर जो व्यूज आते हैं उनके आगे भी के लिखा होता है, उसका मतलब भी किलो ही होता है। ठीक है ना? 1 के व्यूज माने 1 किलो व्यूज। ठीक है ना? 2 के व्यूज माने 2 किलो व्यूज। इस तरीके से होता है वो। 100 के व्यूज माने 100,000 व्यूज। अब 100,000 को हम क्या बोलते हैं? लाख बोलते हैं। तो इस तरीके की बातें होती है। तो किलो का मतलब क्या हो गया? 1000 हो गया। अब बात वो क्या कर रहा है कि एक विद्युत बल्ब है 100 वाट का, है ना? एक विद्युत बल्ब है 100 वाट का, एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा किलोवाट में बताइए। है ना? विद्युत बल्ब कितने 100 वाट का? 100 वाट का बल्ब है। ठीक है ना? और 6 घंटे काम करता है। ठीक है ना? तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? 600 वाट आ जाएगी। अब हमें इसको किस में बदलना है? किलोवाट में बदलना है। ठीक है ना? यूनिट में हमने इसको बदल देना है। तो यूनिट का मतलब हो गया क्या? 600 वाट बटा में अगर 1000 से इसको अपने भाग दे दें, ठीक है ना, तो ये किलोवाट में बदल जाएगा, यूनिट में बदल जाएगा। तो आप देख लो कि 6 बटा में 10 हो गया, है ना? 0.6 हमारे पास आंसर आ गया। 0.60 भी आप लिख सकते हैं। 0.60 के डब्ल्यू एच किलोवाट प्रति घंटा, या 0.60 यूनिट, हम इस तरीके से बात कर पाएंगे। ठीक है ना? अगर यही बल्ब एक 100 वाट का बल्ब अगर ये दिन में 10 घंटे चलता ना, तो ये 1000 यूनिट, सॉरी 1000 वाट जो है वो यूज कर लेता। और 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट। अगर वो 1 यूनिट 5 रुपए की, 6 रुपए की, 10 रुपए की कितनी भी है, तो उस हिसाब से वो बिजली का बिल हमारा
बन जाता है। तो यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा कौन सा, दो नंबर ऑप्शन, 0.60 वाट, सॉरी 0.60 किलोवाट, ठीक है ना, KWH या फिर यूनिट हम लोग लिखेंगे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को इजी वे में हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, हल्का सा एडवांस है। पिछले दिनों में जितने भी हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर जो हमने डिस्कशन किए हैं, आपने देखा होगा कि परमाणु भार अणुभार से संबंधित क्वेश्चन हमारे पेपर में 100% आ रहा है। एक क्वेश्चन परमाणु भार अणुभार का हमारे पेपर में बन ही रहा है, 100% बन रहा है। तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब कैसे देखो इसको, सबसे पहले हमें हैंडल कैसे करना है, देखो आपके सामने फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम सल्फाइड है इसका फॉर्मूला आखिर होता क्या है, ये फॉर्मूला आखिर बनेगा कैसे। तो पहला काम हमारा क्या है, फॉर्मूला बनाना हमें आना चाहिए। फॉर्मूला बनाना कब सीखोगे, जब आप संयोजकता टॉपिक जो है उससे जुड़ेंगे। संयोजकता टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, आप संयोजकता टॉपिक निश्चित रूप से पढ़िए अपने ही यूट्यूब चैनल सोडा क्लासेस के अंदर। आप अगर संयोजकता सर्च करेंगे या संयोजकता टॉपिक को देखेंगे तो उसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध होगी। आप एक बार जरूर उस वीडियो का अवलोकन करें, संयोजकता को समझें। अगर आपने वैलेंसी सीख ली तो आपको फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे, माने फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास यहाँ पर है एक मैग्नीशियम और दूसरा है हमारे पास सल्फर। सल्फाइड का मतलब है सल्फर। अब अगर हमने गलती से भी यहाँ पर ये समझ लिया कि सल्फाइड यानी कि सल्फर अकेला नहीं है, इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या सल्फेट में SO4 वाला माइंडसेट ही हमने ऐसा बना लिया है, तो वो सल्फेट है, ये सल्फाइड है। सल्फाइड माने नॉर्मल सल्फर है, अकेला सल्फर है ये। और हमें एक बात और याद रखनी है कि जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है और सल्फर की वैलेंसी जो होती है वो -2 होती है। यानी कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जो सल्फर है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यही कारण है कि इन दोनों की वैलेंसी जो है वो सेम होने की वजह से फॉर्मूला जो है सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, मैग्नीशियम सल्फाइड रह जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में क्या है कि हमें यह भी याद रखना है कि मैग्नीशियम सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, MgS है। और हमें इसी के भार का जो है अनुपात हमें बताना है। तो मैग्नीशियम जो होता है ना, ये कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 12 नंबर पे आता है। और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 24। ठीक वैसे ही सल्फर जो है वो 16 नंबर पे आता है और इसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 32। माने ये तो बड़ा इजी है, 12 दूना 24, 16 दूना 32। लेकिन हर किसी की द्रव्यमान संख्या डबल नहीं होती, यहाँ पर संयोगवश ऐसा है, तो हम लोग इसको बढ़िया तरीके से काम में ले लेंगे। अब हमारा काम क्या देखो आगे, कि मैग्नीशियम जो है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 24, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 32। यानी कि जो भार है वही इनका द्रव्यमान है। अब अगर आप इसको आगे डिस्कस करेंगे तो देखो कौन सा ऐसा, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है, माने कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसको बोलेंगे तो 24 और 32 दोनों हमारे पास आ जाएंगे। वैसे तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे तब भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें काम कैसे करना है, देखो हमें काम करना है कि हम इसमें कौन सी संख्या का पहाड़ा दें, बड़ी संख्या का, 8 का। 8 तिये 24 और 8 चौके 32, सही ना, बताओ। अगर 2 से भी काटेंगे ना तो 12 16, ठीक है ना। और 12 और 16 को अगर आप काटेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो है 6 और 8 आ जाएगा। फिर काटेंगे तो 2 तिये 6 और 2 चौके 8, तो 3:4, तो यही आ जाना है आपके पास, है ना। अगर 2 का पहाड़ा लगातार आप इसमें देते रहेंगे तो भी आंसर आपके पास 3:4 पे आके रुक जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमें पता चल गया कि यहाँ जो रेशियो है वो है 3:4 और 3:4, यानी कि चौथा नंबर हमारे पास ऑप्शन है। अब हमें पता क्या होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या, है ना। उसके साथ साथ हमें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर फॉर्मूला गलती से भी, अब देखो मैग्नीशियम सल्फाइड में मान लो गलती से भी किसी ने सल्फर को डबल कर दिया तो यह अनुपात गड़बड़ा जाएगा। अगर मैग्नीशियम में गलती से भी किसी ने Mg2S कर दिया, मैग्नीशियम को डबल कर दिया, तो भी आपका रेशियो जो है वो गड़बड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो एक ही कंडीशन में ऐसा होगा कि आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। फॉर्मूले बनाने के लिए आपको इनके चार्ज पता होने चाहिए। चार्ज तभी पता होंगे जब आप वैलेंसी टॉपिक को पढ़ेंगे। वैलेंसी टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको संयोजकता टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। तो एक बार अवलोकन कर लीजिए, है ना, उसका एनालिसिस कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो
ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक छोटे सा फैक्ट है ना वो बता देता हूँ प्रतिवर्ती चाप वाला। वो ये है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर इस क्वेश्चन के ऊपर अपने डिस्कशन करें तो। प्रतिवर्ती चाप एक प्रकार का अनिच्छिक क्रिया होती है, ठीक है ना, एक प्रकार की अनिच्छिक क्रिया है, नॉन कंडीशनल एक्टिविटी है। पावलोव की थ्योरी आप यहाँ पर लागू कर सकते हैं। पावलोव ने बोला था कि जो अनुक्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, कंडीशनल एंड नॉन कंडीशनल। जो कंडीशनल एक्टिविटी है वो तो हम वातावरण से सीखते हैं, ठीक है ना, जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना, है ना, और इस तरीके की अनेकों बहुत सारी, है ना, घंटी बजने पर उसकी प्रतिक्रिया, हम कौन सी घंटी से जुड़े में, स्कूल की घंटी बजी तो हमारे पैर तेज चलने लगेंगे, स्कूल की घंटी बजते ही आप अपने बैग में कॉपियां भर के और घर जाने की तैयारी शुरू कर देंगे। इस प्रकार की ये कंडीशनल है। नॉन कंडीशनल ऐसी हैं कि जैसे कांटा चुभा और झटके से पैर ऊपर उठ गया, ठीक है ना, गर्म तवे को छुआ और झटके से आपका हाथ जो है वहां से हट जाता है, ये नॉन कंडीशनल है ना। तो इस तरीके से वो पावलोव की थ्योरी है, सेम टू सेम वही। और प्रतिवर्ती का मतलब है रिफ्लेक्शन है, ये एक प्रकार का रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है। क्रिया के विपरीत फटाक से क्या हो जाती है, ये प्रतिक्रिया हो जाती है। तो जब क्रिया हो और क्रिया के विपरीत क्या हो जाए, प्रतिक्रिया हो जाए, है ना, और इसमें समय अंतराल बहुत ही कम हो, तो ऐसी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। और प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसका नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वही इसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। अब स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल कैसे करता है, तो इसको थोड़ा सा समझने का अपने प्रयास कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे समझेंगे, देखो कि जब अपने किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारी अंगुली मान लो उस वस्तु को छू रही है, तो अंगुली जो है वो क्या है, हालांकि अपने मांसपेशी और ये सब, ये थोड़ा सोच सकते हैं, अभिग्राही। अभिग्राही का मतलब है संवेदना को ग्रहण करना, यानी कि गर्म वस्तु को छूना जो है ना। अब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ प्रतिवर्ती क्रिया में, माना गर्म वस्तु छूते ही हाथ का झटके से ऊपर उठना, ठीक है ना। मान लो ऐसा मैं यहाँ पर जो है इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, झटके से ऊपर उठना। सपोज करो ये मेरे पास रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है। तो सबसे पहले जब गर्म वस्तु को छुआ तो छूने वाली जो अंगुली है वो कौन है, वो है अभिग्राही। अभिग्राही का मतलब होता है कि ये एक्सेप्टर है, संवेदना को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। और जैसी वो संवेदना हमारी इस अंगुली को टच करती है, तो अंगुली को टच करती है, यहाँ पर जो तंत्रिकाएं हैं उनके पास ये संवेदना पहुंच गई, संवेदना है सेंस है ये। तो जैसे ही उनके पास संवेदना पहुंचेगी उस न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, प्रेरक या संवेदी। तो संवेदना ले जाने वाली न्यूरॉन का नाम क्या होगा, संवेदी न्यूरॉन होगा। वो संवेदी न्यूरॉन जो है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ भाई, संवेदी न्यूरॉन जो है उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि उस संवेदना को कहां पर लेके जाना, मेरुरज्जु के पास। जैसे मान लो गर्म वस्तु ने छुआ, संवेदी न्यूरॉन सेंस कहां लेके जा रही है, मेरी मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु जो है ना वो क्या करता है, प्रेरक न्यूरॉन के पास, यानी कि वापस वो मैसेज देता है, ठीक है ना, वापस मैसेज देता है कि वहां से फटाक से हाथ हटाओ, क्योंकि घटना जो है वो बड़ी हो सकती है। तो जो संवेदना मतलब पहुंची, मेरुरज्जु ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देती कोई न्यूरॉन जो है वो क्या होगी, प्रेरित होगी, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, प्रेरक न्यूरॉन। प्रेरक न्यूरॉन से वो सेंस किसके पास गया, मेरे हाथ की मांसपेशियों के पास, हाथ की मांसपेशी ने झटके से हाथ को ऊपर उठा दिया। इट इज रिफ्लेक्टिव आर्क, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा समझा भी देता हूँ, देखो जैसे गर्म वस्तु को छूना, यानी कि जो गर्मी है, यानी कि उच्च ताप जो है गर्म वस्तु का, है ना, जो गर्म वस्तु का जो ताप है, गर्म वस्तु का ताप जो है वो क्या है, हमारे लिए एक प्रकार की संवेदना है ना। उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, अभिग्राही ने, एक्सेप्टर ने। तो ये अभिग्राही वास्तव में कौन है, ये हाथ है हमारा, ठीक है ना, हाथ है हमारा ये, ठीक है ना। और इस हाथ से वो सेंस किसके पास गया, संवेदी न्यूरॉन के पास, ठीक है ना, संवेदी न्यूरॉन के पास। संवेदी न्यूरॉन ने उस सेंस को किसके पास भेज दिया, बताओ, मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु के पास ये सेंस जाता है, मेरुरज्जु फटाक से इसका कंट्रोल करता है और बाद में मेरुरज्जु इस सेंस को ब्रेन के पास भेजता है। ब्रेन को ऑर्डर करता है ये मेरुरज्जु जो है, वो कहता है कि हमने हाथ तो हटा दिया है, लेकिन क्या नुकसान है, कितना नुकसान है, क्या एक्टिविटी है, वो अब आप चेक कर लो।
हमारी ड्यूटी थी कि आप तक सेंस भेजने से पहले ही हम लोग उसको कंट्रोल में ले लें, और जैसे ही वहां से हाथ हटा तो ब्रेन के पास मैसेज गया, और ब्रेन को बोला गया क्या, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को क्या कह रहा है कि हमने हाथ झटके से हटा दिया है साहब, अब आप चेक कर लीजिए कि वहां पर नुकसान कितना हुआ है। समझे ना, ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाला एक फटाक से होने वाला एक अर्क है, ठीक है ना, एक चाप बना देता है हमारे शरीर में। चाप का मतलब होता है एक रिलेशन बन गया, एक है ना, एक सर्किल बन गया, इसको रिफ्लेक्टिव आर्क बोलते हैं। तो मेरुरज्जु के पास क्या होता है, एक रिले न्यूरॉन होती है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का मतलब होता है वो न्यूरॉन जो इन दोनों न्यूरॉन्स को आपस में क्या कर देती है, मैच कर देती है। एक सेकेंड, यहाँ न लिखकर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक रिले न्यूरॉन होती है। अगर आप रिले शब्द को थोड़ा सा महसूस भी करेंगे, ठीक है ना, रिले न्यूरॉन जो है उसको अगर थोड़ा सा महसूस भी करेंगे तो उसमें क्या सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ। रिले का मतलब होता है कनेक्ट करना। आपने देखा होगा रिले नाम की एक दौड़ भी आती है, रिले दौड़। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति पीछे से आता है, एक आगे होता है ना, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये क्या हो गया, रिले। रिले का मतलब है कनेक्टिविटी बिटवीन टू पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या है, एक पहले वाली न्यूरॉन थी, एक आगे वाली न्यूरॉन है, दोनों को कनेक्ट करने का काम किसके, रिले न्यूरॉन का, जो किस में होती है, स्पाइनल कॉर्ड में होती है। फिर वो स्पाइनल कॉर्ड इसको भेजेगी किसके पास, प्रेरक न्यूरॉन के पास, ठीक है ना, प्रेरक न्यूरॉन के पास उसको भेज देगी। और प्रेरक न्यूरॉन जो है वो संवेदना किसके पास भेजेगी, आपके मांसपेशी के पास। और ये मांसपेशी जो है वो कौन सी मांसपेशी है बताओ, आपके हाथ की मांसपेशी है। और हाथ की ये जो मांसपेशी है वो झटके से हाथ को ऊपर उठा देती है, हाथ को झटके से उठाना, ये इसका काम है, ठीक है ना। और इस तरीके से देखो, एक ये क्या बन गया, साइकिल बन गया, इट इज रिफ्लेक्टिव आर्क, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के माध्यम से होने वाला एक आर्क बन गया ये, ठीक है। तो इसमें आपको 3 नंबर ऑप्शन जो है ना इसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैसेज को ग्रहण करना, संवेदी, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के पास रिले न्यूरॉन है, फिर प्रेरक, फिर मांसपेशी हाथ की, और हाथ झटके से वहां से हट जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट में सोल्व होने वाला, कोई बड़ा तामझाम नहीं इस प्रश्न में। प्रश्न है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसका नाम है सीएनजी। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों, मेथेन होता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कोई बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, आपको ये मैं बता देता हूँ, प्रोपेन, ब्यूटेन और ये जो होते हैं ना, ये एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एलपीजी, जिसको अपने बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके दोस्तों। और ये एलपीजी जो है इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ये सब इसके अंदर घटक देखने को मिलते हैं हमें। और एलपीजी जो होता है उसमें एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी होता है, गंधीय सूचक होता है। और गंधीय सूचक का मतलब होता है लीकेज की जानकारी देना, है ना। एलपीजी सिलेंडर अगर लीक है तो लीक की सूचना देने वाला, लीक की जानकारी देने वाला, ताकि नुकसान ज्यादा न हो। तो उसमें जो गंधीय सूचक है ना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है, वो इंडिकेटर के रूप में इसमें जो घटक मिलाया जाता है दैट इज मर्केप्टेन। ये मर्केप्टेन होता है। इस मर्केप्टेन को हम क्या बोल सकते हैं, थायोल बोल सकते हैं। वास्तव में मर्केप्टेन या थायोल का मुख्य घटक जो होता है वो होता है सल्फर। सल्फर का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो गंधक। गंधक का मतलब होता है तीक्ष्ण गंध जो है इसकी, इसी वजह से इसको गंधक बोला गया है। तो तीक्ष्ण गंध जो होती है ना, उस वजह से हमें इसका सेंस पता चल जाता है, हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। और जानकारी किस बात की, कि भाई जो घटक है उसकी तीक्ष्ण गंध से पता चलता है कि लीक है ना। प्याज की, लहसुन की, इन सब की तीक्ष्ण गंध जो है वो किस वजह से होती है, वो सल्फर के वजह से ही हुआ करती है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चर्चा की फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर में आए हुए 5 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और इसके बाद में अगले हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर आए हुए और प्रश्नों के ऊपर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। तो मैं चाहूंगा सभी साथियों से कि हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नाम मात्र के शुल्क में आपको सभी प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे। और एप्लीकेशन को भी जो है अपने साथियों के साथ जरूर रिकमेंड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।